बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है तन्हा चांद और राइटर का नाम है साइमा अकरम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि ये तुम्हारी इस घर में आखिरी रात है और सुबह तुम इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। किचन में खड़ी कोमल राफे की बात पर लम्हा भर के लिए सुन होकर रह गई। उसने हिरासा नज़रों से मुड़कर उन्हें देखा, जिनके चेहरे पर अजीब सी बेचारगी, बेबसी और शिकवा था। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे हकूक़ से कभी गाफिल नहीं रहूँगा। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक होगा जितना उसका होगा। तुम मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करूँगा। वो बेताबी से उसे एक दफ़ा फिर यकीन दिलाने लगे। हाथ में पकड़ी प्लेट उसने स्लैब पर पटकी और कड़े तेवरों से अपने मजाजी खुदा को देखा और अबरू तान कर बोली, क्या मतलब है आपका? अब इससे बढ़कर भी कोई ज्यादती होगी? उसके माथे पर शिकनों का जाल बिछने लगा था। ये ज्यादती नहीं, हक है मेरा। इस चीज़ की मेरा मज़हब, मेरा मुआशरा मुझे इजाज़त देता है। फिर तुमने खुद मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी थी। राफे ने झुंझुलाकर उसे याद दिलाया तो वो तंजिया अंदाज में गोया हुई। और जिस शर्त पर इजाज़त दी थी आप उससे भी बखूबी वाकिफ़ हैं। राफे कुछ देर खामोश रहे। मैंने सोचा था कि तुम मजाक कर रही हो। तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? वो अजीब अंदाज में बोले। मैंने भी यही सोचा था कि आप मजाक कर रहे हैं। आप कैसे मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं, जबकि अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको हरगिज़ शेयर नहीं कर सकती। कोमल के दुख भरे लहजे पर उन्होंने बेसाख्ता नजरें चुराईं। मुझे क्या पता था कि आप मेरे अंदाज़ों को फ़ौरन गलत साबित करेंगे। कोमल की बात पर राफे का दिल अजीब सी खजालत का शिकार हुआ और फिर लम्हा भर को लगा कि उन्होंने वाकई ज़्यादती की है। वो फ़ौरन ही किचन से निकलकर टीवी लाउंज के सोफे पर बैठ गई। पिछले कई दिनों से अजीबोगरीब किस्म के ख्वाबों से घबराकर उसकी आंख खुल जाती और फिर उसके बाद नींद ही ना आती। एक अनहोनी के एहसास ने उसके रगों पे का हिसार कर रखा था। अब दुखता हुआ सर और बहते हुए आंसू लिए वो सोच रही थी कि उसका दिल गलत नहीं कहता था। अपनी पुश्त पर उसने फ्लैट का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी तो बेख्तियार उसकी नज़रें वॉल क्लॉक की तरफ उठी। रात के 8 बज रहे थे। ये इस वक्त बाहर क्या करने गए हैं? उसने परेशानी से सोचा और फिर सर झटक कर सोचने लगी कि पैकिंग में वो क्या क्या रखे। खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए चाय का बड़ा मग बनाकर टीवी लाउंज में आ गई। वो अभी सिर्फ और सिर्फ सुकून से चाय पीना चाह रही थी। सर दर्द के मारे फट रहा था। उसके माथे पर एक पुरसोच सी शिकन पैदा हुई। उसने दुख भरी नज़रों से पूरे फ्लैट का जायजा लिया जहां उसकी आखिरी रात थी। ये सोचते ही उसका दिल कटने लगा। हर जानिब उन दोनों की यादें बिखरी हुई थीं। ये 3 कमरों का खूबसूरत फ्लैट, जिसे लेने के लिए उसने राफे के साथ पूरे 3 साल प्राइवेट स्कूल में जॉब करके कमेटियां डाली थीं। वो जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी एहसन तरीके से निभा रही थी। ज़हनी और जिस्मानी मशक्क़त के बावजूद वो राफे के सब काम अपने हाथों से करती थी। उन दोनों में बेतहाशा मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग थी। टीवी लाउंज में पड़े सोफे को देखते ही उसे याद आया कि उसने किस मेहनत से दिन रात ट्यूशन्स पढ़ा कर पैसे इकट्ठे किए थे और फिर एक इतवार को वो राफे के साथ सोफ़ा खरीद कर लाई तो सारी रात खुशी से उसे नींद नहीं आई थी और वो उसे देख देख कर हंसते रहे। तब कोमल ने बड़ी मोहब्बत और मान से उनसे कहा था, औरत के लिए अपना घर बनाने और सजाने का एहसास इस कदर खूबसूरत होता है कि वो उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है। उन दोनों की शादी को अक्टूबर में पूरे 5 साल हो जाने थे। उसका मैका और ससुराल दोनों ही हैदराबाद में थे। वो और राफे शादी के कुछ ही महीनों के बाद कराची में किराए के फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। दोनों की लव मैरिज थी। शादी के पहले 2-3 साल तो अपना घर बनाने और ज़रूरी अशिया इकट्ठी करने की मशक्क़त में ही गुजर गए थे, लेकिन इस मामले में दोनों ही जुनूनी थे। राफी सुबह को एक ऑफिस में और शाम को अपनी ट्यूशन एकेडमी चला रहे थे, जबकि वो खुद भी सिटी स्कूल में जॉब कर रही थी। प्राइवेट एमए भी उसने शादी के बाद ही किया था। अपना फ्लैट खरीदने के बाद राफे शाम को एकेडमी में जॉब का सिलसिला जारी रखे हुए थे, क्योंकि इस जरिए से उन्हें अच्छी खासी माकूल आमदनी हासिल होती थी। हालांकि कोमल ने बारहा उन्हें मना किया था। अब तो उनकी सैलरी भी खासी बढ़ गई थी, लेकिन वो इस सिलसिले में उसकी तजवीज़ को सुनी अनसुनी कर देते। चाय पीकर उसने खाली मग धोया और बर्तनों वाले रैक में रख दिया और किचन में चली आई।
पिंक कलर की कलर स्कीम से सजा बेडरूम देखकर उसका दिल भर आया। उसे याद आया कि अपने बेड के लिए दोनों बेशुमार फर्नीचर की दुकानों पर घूमे थे। फिर एक दुकान पर वाइट और पिंक कलर का डेको फर्नीचर का बेड देखकर वो मचल उठी। हालांकि वो सेकंड हैंड था, लेकिन इसके बावजूद खासा महंगा था। और तब उन्होंने दुकानदार को 3 किस्तों में पैसे देने का मुआहिदा किया था। लेकिन घर आते ही उसने राफे से पूछे बगैर अपना गोल्ड का कड़ा अपनी पड़ोसन के साथ जाकर ज्वेलर्स शॉप पर बेच दिया था, सिर्फ इस डर से कि दुकानदार वो बेड किसी और को ना सेल कर दे। जब राफे को पता चला तो उनकी खूब कोमल से लड़ाई हुई थी और दोनों ने 2 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं की। फिर कोमल ने रो पीट कर उन्हें मना लिया था और शाम को जाकर ही दोनों वो बेड ले आए थे। बेड की साइड टेबल पर रखे खूबसूरत गोल्डन फ्रेम में दोनों की शादी की पहली सालगिरह की तस्वीर थी। मैरून साड़ी में उसके साथ ब्राउन पैंट कोट में राफे बहुत हैंडसम लग रहे थे। और उन दोनों की ये तस्वीर देखकर राफे की एक स्टूडेंट ने बड़े स्टाइशी लहजे में कहा था, सर कितने हैंडसम हैं, आपको टेंशन नहीं होती जब वो एकेडमी में लड़कियों को पढ़ाते हैं। तब उसने हैरत भरे लहजे में जवाब दिया था, इसमें टेंशन की क्या बात है, मुझे उन पर एतबार है। अब वही एतबार और वही एतमाद उसे अपना मुंह चढ़ाता हुआ महसूस हो रहा था। उसने आगे बढ़कर वार्डरोब खोली और सारे कपड़े निकालकर बेड पर ढेर किए। सामने ही पर्पल कलर का स्टाइलिश सूट था जो राफे ने कुछ महीने पहले उसकी बर्थडे पर दिया था। वो अलमारी का पट खोलकर खड़ी हो गई। निगाहें कारपेट के नक्शो निगार को घूर रही थीं। लब नींबा थे और आंसू चेहरे पर ठहर चुके थे। अचानक उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी। सूखे बेरौनक बाल, बिखरे हुए चेहरे पर वीरानी और आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के। वो हरगिज वो कोमल नहीं थी जिसके 5 फुट 4 इंच कद, खूबसूरत सफ़ेद रंगत और घुटनों जितने स्याह लंबे बालों के पूरे खानदान में चर्चे थे। राफे भी तो पहली दफ़ा उसके घने बालों पर ही तो फिदा हुए थे, लेकिन अब कुछ दिनों की टेंशन ने उसका सारा रंग रूप मांद कर दिया था। वार्डरोब के ऊपर से बैग उठाकर उसने झाड़ा और अपने कपड़े गोल मोल करके उसके अंदर फेंकने लगी। अब तो उसका तह करने को भी दिल नहीं कर रहा था। हालांकि इन्हीं फ्लैट्स की बिल्डिंग में कोमल के सलीके और हाथ के जायके की धूम थी। कपड़े बैग में रखते हुए वो सोच रही थी कि हैदराबाद फ़ोन करके अम्मी को अपने आने की इत्तला करे, लेकिन फिर खुद ही अपना इरादा मुलतवी कर दिया। वो 5 बहनें और एक भाई थे, जिनमें से 3 बहन और भाई शादीशुदा थे और 2 बहनें कंवारी थीं। उसके वालिद का आयरन स्टोर था जो उनकी वफ़ात के बाद अब उसका भाई बड़ी समझदारी और कामयाबी से चला रहा था। तीनों शादीशुदा बहनों में वो सबसे खुशबाश और औलाद ना होने के बावजूद अपने मियाँ के दिल पर राज कर रही थी और उसकी अम्मी उसकी तरफ देख देख कर शुक्र का कलमा पढ़ती थी। अब मैं अम्मी को किस मुंह से बताऊंगी कि मैं अपने मियाँ का घर छोड़कर हमेशा के लिए हैदराबाद आ गई हूँ। अपना ज़ब्त खोते हुए बेख्तियार वो सिसक उठी। राफे, आपने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। उसे 2 साल पहले इस फ्लैट में शिफ्ट होते हुए गुमान तक नहीं हुआ था कि कभी एक दिन उसे यहाँ से दरबदर भी होना पड़ेगा और बेअमानी और बेसाइबानी उसका मुकद्दर बन जाएगी। रोते हुए उसने दोबारा अलमारी खोली और न जाने कौन कौन सी चीज़ें अपने बैग में ठूंसने लगी। उसकी ड्रेसिंग टेबल मुख्तलिफ मेकअप के सामान, परफ्यूम्स और ज्वेलरी से भरी हुई थी। सामने ही एक छोटा सा ज्वेलरी बक्स था जिसके अंदर उसकी गोल्ड की छोटी छोटी नाजुक सी ज्वेलरी थी जो राफे ने मुख्तलिफ मौके पर उसे गिफ्ट की थी। उसने वो सारी ज्वेलरी जूं की तूं वही रहने दी, बल्कि गले में पड़ी गोल्ड की चेन जो उन्होंने मुंह दिखाई के मौके पर दी थी वो भी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। वो इस घर से उनका कोई भी गिफ्ट नहीं ले जाना चाहती थी। वो पलटी तो सामने दीवार पर लगी खूबसूरत पेंटिंग जो उसने तारिक रोड से खरीदी थी और राफे को बहुत पसंद आई थी। उसे दीवार पर लगाते हुए राफे के हाथ से हथौड़ी गिरी और पास खड़ी कोमल के पैर के अंगूठे को खासा जख्मी कर गई थी। उस दिन वो कितने परेशान हुए थे। रात को नींद से उठ उठ कर उसका अंगूठा चेक करते रहे और बार बार पूछ रहे थे कि तकलीफ तो नहीं हो रही, और अब वही उससे इतने बड़े दुख से दो चार कर रहे थे और अनजान थे। टीवी लाउंज में आकर उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली। एक एक चीज़ से उसकी ढेरों यादें वाबस्ता थीं। टीवी लाउंज में पड़े बुक रैक को उसने खसूसी फरमाइश करके तैयार करवाया था और उसके अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रखी बेशुमार बुक्स उसका और राफे दोनों का मुश्तरका शौक थी। उस वक्त रैक से किताबें निकाल निकाल पर सोफे पर फेंकते हुए उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे।
जिन्हें वो बार बार बेदर्दी से साफ कर रही थी, मगर आंसू थे कि पलकों से टूट टूट कर गिर रहे थे। उसे याद आया कि टीवी लाउंज में पड़े 20 इंच के टीवी को राफे बड़े चाव से खरीद कर लाए थे और उस पर बिछे कवर पर उसने खुद खूबसूरत फूल पेंट किए थे। टीवी लाउंज में बिछा कारपेट, जिस पर राफे और कोमल दोनों की खासी बहस हुई। राफे ब्राउन, जबकि वो ग्रे कलर की कलर स्कीम में सारी सेटिंग करना चाह रही थी। और फिर जीत हस्बे मामूल कोमल की ही हुई थी। उसने नम आंखों से वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जिसमें रात के 10 बज रहे थे और राफे का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। बैग में अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें रखने के बाद उसने अपना सेफ खोला तो सामने शादी की तस्वीरों वाला एल्बम देखकर उसके जख्म दोबारा जाग उठे। लहू-रंग आंखों में गुस्सा, दुख, इज़्तिराब मुतरशह था। वो खामोशी से उन्हें देखने लगी। अंदर आग सी भड़क उठी थी और एक माजी का एल्बम उसके दिल के दरीचों में भी खुल गया था। कोमल, तुम्हें मालूम है कि सर राफे अपनी कंप्यूटर की क्लास में सारा वक्त तुम्हें मीठी मीठी नज़रों से देखते रहते हैं। कॉलेज लॉन में अपनी बेस्ट फ्रेंड एमन के मुंह से ये इंकिशाफ सुनकर उसके चेहरे का रंग एकदम मुतगय्यर हो गया और दिल एक नई लय में धड़कने लगा। फजूल मत बोलो, वो बुरी तरह झींप गई। हालांकि दिल उसकी बात की भरपूर तायद कर रहा था। बन्नो रानी, ये लबों पे खिलती मुस्कान, आंखों की चमक और गालों की लाली बता रही है कि आप इतनी भी बेखबर नहीं जितना खुद को शो ऑफ कर रही हैं। एमन ने उसे छेड़ा तो वो उसे घूर कर रह गई। वैसे अब सच सच बता दो, आखिर को मैं तुम्हारी अकलौती बेस्ट फ्रेंड हूँ। एमन की इस जज्बाती ब्लैकमेलिंग पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो दोनों स्कूल के ज़माने से बहुत गहरी दोस्त होने के साथ साथ एक ही इलाके और एक ही गली की रहने वाली थी। दिन रात का आना जाना था और हर बात शेयर की जाती थी। एमन को शक तो पहले से था, लेकिन अब गुज़िश्ता 1 माह से वो देख रही थी कि संजीदा और सख्त गिर से कंप्यूटर साइंस वाले सर राफे पूरी क्लास में कोमल को खसूसी रियायत दे जाते थे और अक्सर व बेशतर कोई चीज़ समझ न आने पर बार बार पूछने की फराख दिलाना ऑफ़र भी कोमल की तरफ देखकर दे जाते थे। ये और बात थी कि कोमल ने इस ऑफ़र से कभी फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। वो दोनों मुकामी गर्ल्स कॉलेज में BSc की स्टूडेंट्स थीं। वैसे तो वहाँ सारा स्टाफ फीमेल था, लेकिन कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए सर राफे कुछ घंटों के लिए जरूर आते थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। एमन के शरारत भरे लहजे पर उसे हंसी आ गई, लेकिन उसे मालूम था कि अब इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी। अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी दिल की बातें छुपाने लगी हो? उसने कदरे नाराजी से अपने नर्मो नाजुक सी दोस्त को देखा। यार, मुझे तो खुद भी कंफर्म नहीं था। वो तो कल सर ने मुझे कॉरिडोर में रोककर पूछा, आपकी कहीं एंगेजमेंट तो नहीं हुई? मैंने नफी में सर हिलाया तो सर हंसते हुए बोले कि डोंट वरी, हो जाएगी। कोमल का चेहरा शर्म से सुर्ख सा हो गया। क्या? एमन का सांस रुक गया। सर ने तुम्हें ये कहा? उसे यकीन नहीं आ रहा था। हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कोमल ने खफगी भरे लहजे में कहा। नहीं यार, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन सर ऐसे लगते तो नहीं थे। एमन के लहजे में शक झलक रहा था। और वो मेरे घर का एड्रेस और बहन भाइयों की तादाद वगैरह भी पूछ रहे थे। कोमल के मजीद इंकिशाफ पर एमन ने हैरत से आंखें फैलाई। डूब मरो, उन्होंने ये सारी राम कहानी तुमसे कल कही और तुमने मुझे बताई तक नहीं। लानत हो ऐसी दोस्ती पर। एमन को ठीक ठाक धचका लगा था। यार कैसे बताती? तुम्हारी शुरू से आदत है कि कॉलेज के हर अहम दिन पर मोहतरमा फौरन छुट्टी फरमा लेती हैं, और कल तो कॉलेज में फन फेयर था। फिर शाम को मैं तुम्हारे घर आई तो तुम्हारी बाजी की सारी ससुराल ने वहाँ धावा बोला हुआ था। अब इतने सारे टब्बर में मैं तुम्हें कैसे बताती? यही सोचा कि आज कॉलेज में बता दूंगी। कोमल की वजाहत पर एमन को कुछ तसल्ली हुई। लेकिन खैर, आज भी तुमने कहाँ बताया है? मैंने खुद उगलवाया है। एमन ने कदरे खफगी से उसे देखा और सामने पड़ी समोसे वाली प्लेट जो कोमल ने मंगवाई थी उठाकर खानी शुरू कर दी। कोमल ने उसकी हरकत पर उसे घूर कर देखा, लेकिन मसलहतन खामोश रही। यार, तुम इस दफा सर्राफी से कहकर दिसंबर टेस्ट का पर्चा तो निकलवा लेना। कसम से कितना मजा आएगा जब पूरी क्लास में सबसे ज्यादा हमारे नंबर आए। वो परकटी कबूतरी ना ही तो जलकर खाक हो जाएगी। एमन के मैदे में खुराक गई तो उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मुझे शर्म तो नहीं आएगी उनसे ये फजूल फरमाइश करते हुए? उसने साफ इनकार कर दिया। ओहो, ये अदाएं, यानी उनसे? बेचारे सर सुन ले तो दिल थाम कर रह जाएं। एमन ने उसे छेड़ा। पागल। कोमल हंस दी। हर गुजरता दिन कोमल को खूबसूरत बना रहा था। अजीब मस्ती से भरे दिन थे। उसकी रातों की नींदें उड़ने लगी थीं। सारा दिन तो कॉलेज और घर के कामों में गुजर जाता था, मगर रात को वो चुपके चुपके मुस्कुराने लगती। उसकी हल्की फुल्की शफाफ आंखों में
मोहब्बत के काफले डेरे डालकर बैठ गए थे। सर्राफे आते जाते कोई ना कोई मायनेखेज जुमला उसकी तरफ देखकर बोल जाते जो उसे सारा दिन सरशार रखता। 5 बहनों में उसका नंबर तीसरा था। सबसे बड़ी बहन शादी के बाद फूफो के घर में घुट की थी और उससे छोटी रहीमा बीए के बाद घर में मुनासिब रिश्ते के इंतजार में थी और उससे छोटा भाई अब्बू के साथ आयरन स्टोर पर और बाकी दोनों छोटी बहनें पढ़ रही थीं। उनके बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले थे जिसकी वजह से सर्राफे कुछ बेचैन से थे। उनकी आंखें कोमल को हर लम्हा कुछ कहती हुई महसूस हुई थी जिसकी वजह से कोमल के अंदर बेसुकूनी ने डेरे डाल लिए थे। सर्राफे ने इसी साल एमएससी किया था और उनकी अपनी भी एक प्राइवेट एकेडमी थी जिसकी वजह से उनके मुआशी मसाइल काफी हल हो जाते थे। उनकी 2 बहनें और 3 भाई थे। बहनें दोनों मैरिड और भाइयों में वो सबसे छोटे और अनमैरिड थे। लेकिन जब उन्होंने घर में अपनी शादी के मामले का इजहार किया तो सबसे बड़ी बहन अपनी नंद और छोटी बहन अपने शोहर की कज़न का रिश्ता लेकर मैदान में उतर आई। लेकिन उन्होंने दोनों तरफ से इनकार करके साफ साफ कोमल का नाम उनके सामने रख दिया था जिसका बड़ी आपी ने तो खासा माइंड किया था क्योंकि माँ के इंतकाल के बाद राफे के उन्होंने खासे लाड उठाए थे और राफे पर सबसे ज्यादा वो अपना हक समझती थी। लेकिन राफे की खुशी और जिद से मजबूर होकर वो खासी बेदिली से उनका रिश्ता मांगने आई थी। कोमल की अम्मी के लिए राफे का रिश्ता ठुकराने की कोई बड़ी वजह नहीं थी और कुछ अपनी बेटी के चेहरे पर फैली हुई सरशारी और खुशी के रंगों ने उन्हें मजीद सोचने का मौका ही नहीं दिया। यूं बीएससी के एग्जाम के बाद वो दुल्हन बनकर राफे के घर में थी। उसकी हंसमुख तबीयत और अपनायत भरे अंदाज देखकर राफे की बड़ी आपी का मूड खुद ब खुद उससे बेहतर हो गया था। फिर शादी के फौरन बाद ही राफे को अपने एक दोस्त के तवसत से कराची में एक अच्छी जॉब मिली तो वो फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोमल के साथ कराची शिफ्ट हो गए। अब गुज़िश्ता 5 सालों में वो अपने घर की हर चीज बना चुके थे। इन दोनों की जिंदगी अच्छी खासी ठीक बल्कि खुशगवार जा रही थी। शादी के 1.5 साल बाद राफे की शुबाना आपी ने जब उठते बैठते औलाद ना होने के सिलसिले में उन दोनों पर एतराज करना शुरू किए तब कोमल खासी घबराई थी। लेकिन उस वक्त राफे ने उसे खासी तसल्ली करवाई थी क्योंकि वो भी फौरन औलाद के हक में नहीं था और उस पर अपना घर बनाने की धुन सवार थी। लेकिन अगले साल बच्चों की छुट्टियों पर शबाना आपी दोबारा आई तो उन्होंने उन दोनों की ठीक ठाक क्लास ली और जबरदस्ती कोमल का बाजू पकड़ कर एक मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गईं जिन्होंने उसके मुख्तलिफ टेस्ट करवाने की तजवीज़ दी। उन दिनों कोमल की जान सूली पर लटकी हुई थी। जब तक उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स सामने ना आई तब तक कोमल के लिए सुकून का सांस लेना महाल था। डॉक्टर की इस तसल्ली पर कि सिर्फ अल्लाह की तरफ से देर है शबाना आपी कुछ मुतमईन हुई थी। लेकिन कोमल उनके जाने से खासी टेंस हो जाती थी। अलबत्ता राफे उसका खूब साथ देते और हिम्मत बंधाते। जिन दिनों आपी आई होती उन दिनों राफे उसे खसूसी तवज्जो देते और ये बात शबाना आपी को खासी खटकती थी। शादी के 4 सालों के बाद अब तो वो भी खासी घबरा गई थी और दिल पर जबर करके उसने राफे को दूसरी शादी का मशवरा भी दे दिया था जिसे सुनकर राफे ने ठीक ठाक बुरा मनाया था और कई दिन तक अपना मूड भी उससे ऑफ रखा। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वो दोनों छुट्टियों में हैदराबाद गए तो वापसी पर राफे खासे उलझे से थे। उनके चेहरे से बेजारी और बेदिली वाज़ेह थी। राफे, एक बात कहूँ? उस दिन लाउंज में चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए उसने झिझक कर पूछा। हाँ बोलो, उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। तो उसने बगौर उनका स्टाइल देखा। वो पिछले 15 दिन से खासे संजीदा से थे और सब हंसी मजाक बंद था। राफे, आप अपना भी चेकअप क्यों नहीं करवा लेते? क्या मतलब है तुम्हारा? उनके चेहरे से नागवारी झलकी तो वो घबरा गई। मेरा मतलब है कि बड़ी आपा कह रही थी कि अगर राफे भी अपना चेकअप करवा ले तो जरा तसल्ली हो जाएगी। उसने फौरन बात मुकम्मल की जबकि राफे का मूड सख्त ऑफ हो चुका था। तुम अपनी बड़ी आपा से कहो कि वो अपने मशवरे अपने पास रखें। ये हमारा पर्सनल मामला है। वो कौन होती हैं मुझे चेकअप करवाने का मशवरा देने वाली? भला मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? भला मर्द भी ये फजूल काम करवाते हैं? उन्होंने साफ साफ अपनी नागवारी का इजहार किया। उनके ठहरे और सर्द लहजे पर वो एकदम खामोश हो गई। दिल तो उसका भी चाहा कह दे जब आपकी बड़ी आपी उठते बैठते तंजिया लहजे में मुझे मशवरे दे सकती हैं तो मेरी बहन के हमदर्दाना और मुखलिसाना मशवरे पर आप क्यों मूड खराब कर रहे हैं? मैंने भी तो हर चीज सब्र के साथ बर्दाश्त की थी। उसकी आंखें पानियों से भर गईं। क्या तुम भी यही चाहती हो? उन्होंने ठहरे हुए सर्द लहजे में कहा। नहीं,
वो घबराई। अगर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो रहा है तो बता दो, उसने नफी में सर हिला दिया। हालांकि अपनी तसल्ली के लिए वो भी यही चाह रही थी। उसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि राफे पढ़े लिखे होकर इस मौके पर रवायती मर्दानियत का मुजाहिरा करेंगे। उसके सर्द लहजे पर तो वो बौखला कर रह गई थी। उसने कब उनका ऐसा मूड देखा था। कुछ दिन के बाद राफे का मूड खुद ब खुद ठीक हो गया था, लेकिन वो चाहते हुए भी ये बात जता नहीं सकी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि वो खुद को जितना भी ब्रॉड माइंडेड जाहिर करें, लेकिन अंदर से वही दकियानूसी और रवायती मर्द हैं। दिसंबर की छुट्टियों में उनकी एकेडमी बंद थी और राफे ने ऑफिस से भी एक हफ्ते की छुट्टियां ले ली थी। उन दोनों का इरादा हैदराबाद जाने का था। एक दिन अपने ससुराल में रहने के बाद वो अम्मी के घर आ गई, जो उन दिनों उसकी तरफ से खासी फिक्रमंद थी, क्योंकि कोमल से बड़ी बहन जिसकी शादी उसके साथ ही हुई थी, उसके 2 बच्चे हो चुके थे, जबकि वो अभी तक खाली गोद थी। फिर वो दोनों जब कराची वापस आए तो राफे के बदले हुए एतवार उसे बौखलाए दे रहे थे। हालांकि इतना तो उसे भी इल्म था कि शबाना आपी अपनी नंद से शादी ना करने के जुर्म में अक्सर राफे को उसके खिलाफ भड़काती रहती थी, लेकिन उसे राफे पर भरपूर एतमाद था। फिर उस दिन राफे ने साफ साफ दूसरी शादी, और वो भी शबाना आपी की नंद के साथ करने का ऐलान करके उसे एकदम शॉक्ड कर दिया था। कई लम्हे तो उससे बोला ही नहीं गया। राफे ने तो अपना फैसला सुना दिया था, लेकिन कोमल के दिलो दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसके आसाब के लिए ये बात किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। वो खुद यहाँ से भाग जाना चाहती थी, ऐसी जगह जहाँ राफे की आवाज और उनका क़यामत खेज फैसला सुनाई न दे। लेकिन उसकी टांगों की सकत छिन गई थी। उसे लगा उसकी ताकत खत्म हो गई है। देखो कोमल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। दूसरी शादी मेरा हक है, और पहले तो तुम खुद मुझे मशवरा दिया करती थी, लेकिन मैं आपको शेयर नहीं कर सकती। मैं ये अजियत बर्दाश्त करने से बेहतर अपने माँ बाप के घर रहना पसंद करूंगी। उसने इतनी खाली नजरों से राफे को देखा कि वो खुद बेसाख्ता आंखें चुरा गए। मेरे लिए आपके साथ रहकर लम्हा लम्हा मरने से बेहतर है कि मैं एक दफा ही सारी अजियत और अजाब बर्दाश्त कर लूं। आप मुझे छोड़ दें और फिर जाकर शबाना आपी की नंद से शादी करें, या किसी से भी, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। कोमल ने एकदम ही अपना दिल सख्त कर लिया था। तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, वो चीख कर बोले थे। वैसे ही जैसे आप शबाना आपी की नंद के साथ शादी करेंगे, उसने दो बदू डट कर जवाब दिया था। वो कुछ ढीले पड़ गए। देखो कोमल, मैं शबाना आपी की बात नहीं टाल सकता। मुझे उन्होंने बेटों की तरह पाला था, और मेरी औलाद की खुशी देखना उनकी सबसे बड़ी आरजू है। मैं कैसे और कब तक उनसे नजरें चुराऊं? लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या औलाद की ख्वाहिश मुझे नहीं है? और ऐसी सूरत में जब मेरे अंदर बज़ाहिर कोई ऐसा नक्स भी नहीं, और डॉक्टर्स तक कह चुके हैं कि बस अल्लाह की तरफ से देर है, तो मैं क्या अब अल्लाह से लड़ने चली जाऊं? वो बेबसी से फूट फूट कर रो पड़ी थी। राफे के दिल को कुछ हुआ। उन्होंने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन कोमल ने गुस्से से उनके हाथ को झटक दिया। वो सख्त सदमे की कैफियत में थी। देखो कोमल, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी मेरे दिल में जो अहमियत है, उससे मैं कभी इनकार नहीं कर सकता। तुम कल भी मेरे दिल में थी, आज भी हो, और हमेशा रहोगी। और इस घर में हमेशा तुम्हारा हुक्म चलेगा। उसे मैं महज औलाद के लिए अपने घर में ला रहा हूँ, वो नरम लहजे में बोले थे। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस ख्वाहिश के लिए आप मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, वो उसके आने से जरूर पूरी होगी, वो तंजिया लहजे में बोली। बंदा कोशिश तो करता है ना, वो सटपटा गए। मेरी बात सुने राफे, अगर आपकी किस्मत में अल्लाह ने औलाद लिखी है तो वो आपको मुझसे भी मिल सकती है। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं है तो आप दूसरी के बजाय चौथी शादी भी कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। फिर इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, वो बहुत दुख से बोली थी। मैं मानता हूँ यार, लेकिन कुछ चीजें इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होती हैं, वो टूटे हुए लहजे में कह रहे थे। कोमल ने एक लहजा रुक कर उन्हें देखा और फिर कहने लगी, अगर आप फैसला कर चुके हैं तो ठीक है, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। ये आपका घर है, इसे आप संभाले। मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊंगी। ये घर आपको और आपकी नई बीवी को मुबारक हो। आप मुझे तलाक के पेपर्स भिजवा दीजिएगा, वरना मैं अदालत से रुजू करूंगी। उसके उखड़े हुए अंदाज पर वो झुंझला गए। तो तुम मेरे बगैर रह लोगी? जब आप मेरे बगैर रह सकते हैं तो मैं भी ये जबर सह लूंगी। वो होंठ भींच गई। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। राफे कुछ देर उसे देखते रहे, फिर गहरी सांस खींचकर बोले, और मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। वो एकदम से रो पड़ी थी। राफे बिल्कुल खामोश से उसे देखते रह गए। कुछ दिन बिल्कुल खामोशी से गुजरे थे। दोनों के दरमियान इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन ताल्लुकात में एक खिंचाव सा आ गया था। अजनबियत और बेगानगी ने घर में डेरे डाल लिए थे। अक्सर ही उसकी आंखें आंसुओं से भरी रहती। वो खुद भी अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। कोमल, मेरी जान, खफा हो मुझसे?
उस दिन वो उसकी ठोड़ी को छू कर पूछ रहे थे। वो आंसुओं को छलकने से रोकने की खातिर पलकें झपकने लगी। वो कुछ देर उसे देखते रहे, फिर इसरार से बोले, बताओ कोमल, तुम्हें मेरी कसम, नाराज होना? मैं? वो उसकी कसम से मजबूर होकर खुद को बोलने पर आमादा करके कहने लगी, बस मुझे डर लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके बाद मसालिहत की कोई राह न बचे। आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए क्या हैं, बेवकूफ। वो कसदन मुस्कुराए, फिर उसका हाथ मजबूती से थाम कर बोले, मैं कब कुछ ऐसा करना चाहता हूँ? यकीन करो, मैं अपनी अज़दवाजी जिंदगी से बिल्कुल मुतमईन हूँ। लेकिन शबाना आपी को समझाना बहुत मुश्किल काम है। वो रोजाना ऑफिस फोन करके रोना शुरू कर देती हैं। उनके लहजे में अजीब सी बेबसी थी, जिसे महसूस करके कोमल ने एक दफा फिर रोना शुरू कर दिया था। वो बौखला कर उसे मनाने में लग गए। एक हफ्ता सुकून से गुजरा था। एक दिन अचानक शबाना और फरजाना बाजी को अपने घर में देखकर उसका दिल अनहोनी के ख्याल से लर्ज उठा और उसने बमुश्किल मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल किया था। फरजाना बाजी अपने काम से काम रखने वाली बेजरर सी नंद थीं, लेकिन इस दफा वो भी बड़ी बहन के ज़ेरे तसल्लुत उन्हीं की जुबान बोल रही थी। वो दोनों बहनें सारा दिन शॉपिंग में मसरूफ रहती और रात को राफे को लेकर अलहदा कमरे में ना जाने क्या क्या समझाती रहती। राफे खुद उलझे उलझे से थे, जबकि वो खौफजदा नजरों से उन भाई बहनों की मीटिंगों के बारे में सुनगुन लेने की कोशिश करती और नाकाम हो जाती। उसकी छठी हिस्स बार बार उसे खबरदार कर रही थी कि कुछ होने वाला है। उस दिन रात को उसके सर में शदीद दर्द था। वो चाय बनाने के लिए किचन में आई। शबाना आपी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से तीनों बहन भाइयों के धीमे अंदाज में बोलने की आवाज आ रही थी। वो ठिठक कर कॉरिडोर में रुक गई। तुमने कोमल को बता दिया था ना कि हम लोग तुम्हारी शादी की शॉपिंग के सिलसिले में आए हैं, और ये भी बता दिया है ना कि अगले हफ्ते तुम्हारा सादगी के साथ निकाह है? बाहर खड़ी कोमल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। बता दूंगा आपी, मैं उसे वक्त से पहले डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो पहले ही बहुत अपसेट है। राफे नागवारी से गोया हुए उसकी टेंशन की तुम्हें बहुत परवाह है। और जो बहनें 5 साल से अपने भाई का वीरान घर देख देख कर परेशान होती थीं, उसका तुम्हें ख्याल नहीं? आपी ने नागवारी से टोका तो वो जुज़बुज़ होकर बोला, आपके ख्याल की वजह से तो सब कुछ कर रहा हूँ, वरना सच कहूँ तो मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। मैं और कोमल बहुत खुशबाश और भरपूर जिंदगी गुजार रहे थे। फिर अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है? उसकी रिपोर्ट आपके सामने है। वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, बस अल्लाह की तरफ से देर है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम पर जुल्म कर रही हूँ? वो तड़प कर बोली थी, सिर्फ 5 साल के थे तुम जब अम्मा का इंतकाल हुआ। बिल्कुल माँ बनकर मैंने तुम्हें पाला था। तुम्हारी जरा सी तकलीफ पर रात भर जागती थी, और इन तमाम कुर्बानियों के सिला तुम ये दे रहे हो। वो जज्बाती अंदाज में अपनी आंखें साफ करने लगी तो राफे बेख्तियार होकर बोले, आपा, मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था। मैं तो यूं ही एक आम सी बात कर रहा था। आप ख्वामखा दिल पर ले गई। प्लीज ये रोना बंद करें, मुझे तकलीफ होती है। तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होती जब तुम्हारा वीरान और सुनसान सा घर देखती हूँ? बच्चों के बगैर भी भला कोई जिंदगी है? वो आंसू पोंछते हुए बोली तो राफे उनका हाथ पकड़कर सहलाने लगे, जबकि बाहर खड़ी कोमल का दिल कट के रह गया। वो धुंधलाई आंखों से अपने कमरे की तरफ पलट आई और सर तकिए पर रखकर बेआवाज रोने लगी। रात के न जाने किस पहर राफे अंदर आए थे, तब तक वो नींद की वादियों में खो चुकी थी। अगले दिन राफे की बहनों के जाने के बाद उसने दो टोक अंदाज में उनसे बात की और अपना फैसला सुना दिया। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। राफे ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने दिल को पत्थर का बना चुकी थी। उनकी शादी से सिर्फ 6 दिन पहले उसने वहां से हमेशा हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लिया था। राफे ने आखिरी दफा फिर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अब एक फैसले पर पहुंच चुकी थी और आज उसकी इस घर में आखिरी रात थी। रोते और बिलखते हुए उसने अपना सामान पैक किया। अचानक उसकी नजर टीवी लाउंज में लगे वॉल क्लॉक पर पड़ी, जिसमें रात के 12:30 बज चुके थे। उसे पहली दफा एहसास हुआ कि राफे को घर से गए हुए पूरे 4.5 घंटे हो चुके हैं। वो अपनी शादीशुदा लाइफ में कभी भी रात 10 बजे के बाद बाहर नहीं रहे थे। टीवी लाउंज में लगे 0 पावर की मध्यम सी रोशनी से उसे काफी रात गुजरने का एहसास हुआ। उसने टेरेस से झांक कर नीचे देखा। हर सू सन्नाटे का राज था। इंतहाई मायूस और दिल गिरफ्ता अंदाज में वो वापस पलट आई। दिल कभी पूरी कुव्वत से धड़कने लगता और कभी अथाह गहराइयों में उतरता महसूस होता। अब तो रात का 1 बज चुका था। 1:45 बजे उसके हाथ पैरों से जान निकलने लगी थी। तब राफे के बेहतरीन दोस्त बासित के टेलीफोन ने उसे बौखला कर रख दिया। उसी ने उसे बताया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। वो दोनों मियाँ बीवी अपनी गाड़ी पर उसे लेने आए थे। सारे रास्ते वो रोती रही, जबकि मिसेस बासित उसे
तसल्लियां देती रही। अस्पताल पहुंचकर राफे को पट्टियों में जकड़ा देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। जहन बुरी तरह चटक रहा था। कोमल, खुद को संभालो, राफे भाई ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोई सीरियस मसला नहीं है। मिसेस बासित ने आहिस्तगी से उसका गाल थपक कर कहा, लेकिन उसका दिल किसी तौर काबू में नहीं आ रहा था। और फिर डॉक्टर से पता चला कि वैसे तो राफे को छोटी छोटी कई चोटें आई थी, लेकिन टांग में फ्रैक्चर काफी सीरियस था और डॉक्टर्स ने प्लास्टर चढ़ाया हुआ था। अगले दिन राफे के भाई और शबाना आपी भी आ गई थी। कोमल की हालत खासी खराब थी। वो एक लम्हे के लिए भी राफे के पास से उठने को तैयार नहीं थी। शबाना आपी ने जबरदस्ती उसे घर भिजवा दिया था। फिर शाम को राफे के बड़े भाई फसी उसे लेने आ गए और उन्होंने ही बताया कि राफे ने जिद की है कि उसे अस्पताल लेकर आए। कोमल, वो उसे देखकर बमुश्किल मुस्कुराए तो वो रो पड़ी। पगली, ऐसे नहीं रोते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो शबाना आपी और फसी भाई की मौजूदगी को यकसर भुलाए उसका हाथ पकड़े तसल्ली दे रहे थे। उनका मोहब्बत भरा अंदाज कोमल को मजीद तड़पा रहा था। क्यों किया आपने ऐसा? उसने भीगे लहजे में शिकवा किया। तुम क्यों मुझे छोड़कर जा रही थी? वो बच्चों के से स्टाइल में बोले। शबाना आपी ने चौंक कर गहरी नजरों से उसे देखा, जो खासी बिखरी बिखरी लग रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें कैसे रोकूं। मैं बहुत टेंस था। बस उसी टेंशन में मोड़ काटते हुए सामने आने वाली गाड़ी से टकरा गया और जब होश आया तो अस्पताल में था। आंखें खुली और तुम्हें सामने देखकर सारी तकलीफ दूर हो गई। वो बमुश्किल बोल रहे थे। उनके मोहब्बत भरे अंदाज पर एक दफा फिर उसकी आंखें भीग गईं। राफे पूरे 10 दिन अस्पताल में रहे थे। उसने तमाम अरसा एक टांग पर खड़े होकर गुजारा था। परेशानी में वो सारी नाराजगी और सारी खफगी भूल गई थी। शबाना आपी 4-5 दिन के बाद हैदराबाद वापस चली गईं तो उसने कुछ सुकून का सांस लिया। हालांकि वो अब खासी खामोश हो गई थी और राफे की शादी का तज़किरा करना भी वो भूल गई थी या दानिस्ता नहीं कर रही थी, लेकिन उससे कोमल की जिंदगी में खासा सुकून हो गया था। राफे को डॉक्टर्स ने 1.5 माह का बेड रेस्ट बताया था। वो सारा दिन बेड पर लेटे उसकी एक्टिविटीज को देखते रहते या फिर कुछ सोचते रहते। उस दिन भी वो खाने की ट्रे साइड टेबल पर रखे खुद पानी का जग लेकर वापस आई तो उनको देखकर चौंक गई। राफे की मुस्कुराहट फीकी और आंखें किसी सोच में डूबी हुई थी। क्या बात है राफे, तबीयत तो ठीक है ना? कोमल टोके बगैर ना रह सकी। नहीं, ठीक हूँ। वो चौंक सा गए और फिर मुस्कुरा दिए। क्या सोच रहे हैं? प्लेट में चावल निकालते हुए उसने खुशगवार लहजे में छेड़ा तो राफे ने काटन के सादा से सूट में मलबूस, बालों में बैंड चढ़ाए, मेकअप से मुबर्रा साफ सुथरे चेहरे वाली अपनी मनकूहा को बड़ी इस्तेहकाक भरी नजरों से देखा। उनकी आंखों की तपिश से उसके चेहरे का रंग बड़ी तेजी से बदला था। मैं यही सोच रहा था कि तुम रोज बरोज कितनी प्यारी होती जा रही हो। राफे ने हंसते हुए उसे सरासर टाला था। वो कसदन खामोशी से मुस्कुराती रही। रमजान का चांद नजर आने का ऐलान हो चुका था। आजकल राफे बेड रेस्ट की वजह से घर पर ही रहते थे। शहरी में किसी अफरा तफरी से बचने के लिए वो किचन का थोड़ा बहुत काम पहले ही निपटा लेती थी। पराठों के लिए आटा गूंद के, ऑमलेट के लिए प्याज वगैरह काट कर रख लेती थी, जबकि राफे खामोशी से उसे काम करते देखते रहते। उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात दोबारा खुशगवार हो गए थे, लेकिन अब राफे अक्सर सोचों में गुम नजर आते। अगर वो पूछती तो हंसकर टाल देते। उनके दोस्त बासित हर तीसरे दिन के बाद आकर उन्हें गाड़ी में बिठाकर उनका चेकअप वगैरह करवाने ले जाते। अब उनकी हालत खासी बेहतर होती जा रही थी। रमजान के आखिरी अशरे में राफे के बड़े भाई अपनी गाड़ी में आकर खुद उन दोनों को हैदराबाद ले गए। हालांकि कोमल का बहुत दिल कर रहा था कि वो इस दफा ईद कराची में ही करे, लेकिन वो खामोशी से चली आई। उसके ससुराल में उसके दोनों जेठ मिल के रहते थे और अक्सर ईद पर उसकी सारी नंदे वगैरह इसी बड़े घर में इकट्ठी होती थी, जिसकी वजह से घर में खासा हंगामा रहता। पहले तो कोमल का दिल भी वहाँ खूब लगता था, लेकिन इस दफा एक अजीब सी बेचैनी उस पर तारी थी। दरमियान में वो एक दिन के लिए अपने घर से भी हो आई थी। अम्मी ने उसकी ईदी उसी वक्त उसे दे दी थी। राफे यहाँ की रौनकों में आकर खासे खुश थे। कोई ना कोई उनको कंपनी देने के लिए मौजूद था। क्योंकि वो अभी चलने फिरने से कासिर थे, इसलिए लेटे या तो किताबें और अखबार पढ़ते रहते या फिर टीवी देखते रहते और या फिर घर के बच्चों को पास बिठाकर मुख्तलिफ स्टोरीज सुनाते रहते। अक्सर कोमल भी घर के कामों से फरागत पाकर उनके पास आ बैठती। उसके लिए हैरत अंगेज शबाना आपी का खुशगवार मूड था। वो और फरजाना आपी आजकल अपने बच्चों के साथ ईद मनाने वहीं आई हुई थी। ईद का चांद नजर आ गया था। कोमल को जिस वक्त उसकी जेठानी ने बताया, वो उस वक्त कबाबों के लिए कीमा तैयार कर रही थी। पूरे घर में रौनक लगी हुई थी। हरा मसाला मिक्स करके उसने हाथ धोए और दुपट्टे से साफ करके उसने सोचा कि वो भी ईद का चांद छत पर जाकर देख आए। सारे बच्चे और बड़े सेहन से अब छत पर चले गए थे। वो टीवी लाउंज के पास से गुजरी तो अंदर से आती हुई आवाजों में अपना नाम सुनकर वो ठिठक कर रुक गई। अंदर कमरे में राफे के पास शबाना आपी और फरजाना बाजी मौजूद थी। कमरे के खुले दरवाजे से
रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर उनका मौजूए गुफ्तगू वो दोनों मियाँ बीवी ही थे। राफे, तुमने मुझे बताया नहीं कि अब मजीद तुमने क्या सोचा है? बावें उचकाते हुए वो कदरे खुरदरे लहजे में बोली तो कोमल को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। आपी, किस सिलसिले में? राफे ने संजीदा लहजे में इस्तफसार किया। तुम्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। मैं तो तुम्हारे एक्सीडेंट की वजह से मसलिहतन खामोश थी और तुमने भी दोबारा मुझसे मुड़कर नहीं पूछा। ऊपर से मेरी सास ने पूछ पूछ कर मेरी मत मारी हुई है। आजकल जूबिया का एक और भी अच्छा रिश्ता आया हुआ है, मुझे फौरन बताओ। ईद के बाद आने वाला पहला जुमा न रख लें। शबाना आपी का रवैया खासा खुश्क और सर्द सा था। राफे बिल्कुल खामोश रहे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ राफे। आपी की आवाज में अब खफगी का अंसर नुमाया था। बस आप ही खत्म करेंगे सारा सिलसिला, मुझे अब कतन दिलचस्पी नहीं। राफे के बेजार लहजे पर कोमल के दिल की धड़कनें तेज हुईं। तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? उस लंबे बालों वाली मनहूस का साया तुम्हारे दिमाग पर सवार हो गया है? मैं कह देती हूँ कि उससे तुम कोई तवक्को मत रखना। जब 5 सालों में वो तुम्हारे आंगन में कोई फूल नहीं खिला सकी तो मजीद 15 सालों में भी कुछ नहीं होगा। और तुम कोई बच्चे नहीं हो जिसे बार बार एक ही बात समझाई जाए। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी औलाद के चांसेस मजीद कम होते जाएंगे। कुछ होश के नाखून लो। अकल पता नहीं तुमने कहाँ गिरवी रख दी है। शबाना आपी का मूड ठीक ठाक खराब हो गया था, तभी उन्होंने उसे झाड़ कर रख दिया। बाहर खड़ी कोमल के दिल पर एक अजीब सा बोझ आन पड़ा था। आपी, मैं बच्चा नहीं हूँ, सारी बातें समझता हूँ, आप बस इस सिलसिले को खत्म करें। राफे ने इस दफा दो टोक अंदाज में कहा तो शबाना आपी फट पड़ी। उनकी सांसों का तनफुस बहुत तेज हो गया। बहुत खूब बच्चे, अब इस उम्र में तुम अपनी बहन को ससुराल में खूब जलील करवाओगे। बस यही कसर तो रह गई थी, वो तुम पूरी कर लो। माँ की तरह तुम्हें पाला जरूर है, लेकिन तुमने कभी माँ समझा ही नहीं, वरना हम बहनों की ख्वाहिश का कुछ न कुछ एहतराम तो करते। पता नहीं उस कोमल चुड़ैल ने तुम्हें क्या घोल कर पिला दिया है जो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंध गई है। अच्छा खासा राजी थे और अब बैठे बैठे पता नहीं तुम्हारा क्या दिमाग खराब हुआ है कि एकदम पटरी से उतर बैठे हो और ये तक नहीं सोचा कि माँ जैसी बहन के ससुराल का मामला है। अगर इतना ही उस बांझ बीवी का ख्याल था तो मुझे पहले ही दिन साफ इनकार कर देते। आपी, आप कोमल को कुछ मत कहें, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। राफे ने तेज लहजे में टोका तो आपी एकदम खाइफ हो गयी। मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ, ये ड्रामे किसी और के सामने जाकर करना। तुम्हारे सारे अंदाज में समझती हूँ, वो तंजामेज लहजे में बोली। आपी प्लीज, आप माइंड मत करें, मुझे आपकी मोहब्बत और खलूस पर कोई शक नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मेरे इख्तियार में नहीं। वो बहुत रसान से बोले थे। हाँ, तुम्हारे इख्तियार में माँ जैसी बहन को अपने ससुराल में शर्मिंदा करवाना तो है ना, वो भर्राई हुई आवाज में बोली तो वो बेख्तियार टोकने वाले अंदाज में बोले थे। ये बाद में सारी जिंदगी के लिए शर्मिंदा होने से बेहतर है। आप ही रोते हुए बेसाख्ता चौंकी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अभी तक नाराज थी। बस आप ही यूं समझे कि आपके भाई की किस्मत में अपनी औलाद नहीं है। राफे के लहजे में महसूस की जाने वाली बेबसी थी। कोमल ने थोड़ा सा झांक कर अंदर देखा तो राफे के चेहरे पर फैले मायूसी और दुख के साए दूर ही से नजर आ रहे थे, जबकि शबाना आपी और फरजाना बाजी सख्त बेयकीनी से घूर रही थी। अल्लाह ना करे ऐसी फजूल बातें क्यों कर रहे हो? फरजाना बाजी ने फौरन टोका। यही हकीकत है और हकीकत को तस्लीम कर लेने से बहुत सारे मसाइल का हल नजर आता है। यही हकीकत है और हकीकत को तस्लीम कर लेने से बहुत सारे मसाइल का हल निकल आता है। वो सख्त संजीदा थे। तुम्हारा कहने का मकसद क्या है? शबाना आपी का लहजा खुद ब खुद मध्यम हो गया था। बस आपी, मैं शायद ये बात कभी आपसे ना करता, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। सोच सोच कर मेरा दिल डूबने लगता है। राफे, क्या हुआ है? शबाना आपी और फरजाना बाजी के चेहरे का रंग उड़ा और कोमल का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। राफे ने अपना झुका हुआ सर उठाकर उन्हें देखा। उनकी आंखें सुर्ख थीं। कमरे में एकदम खामोशी हो गई। राफे किसी बुत की तरह पलंग पर नीम दराज थे और उनके दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पैवस्त थीं। जब वो बोले तो उनकी आवाज में नमी साफ महसूस हो रही थी। आपी, नुक्स कोमल में नहीं, मेरे अंदर है। डॉक्टर्स ने मुझे साफ साफ बता दिया है कि मुझे बाप बनने वाली ख्वाहिश को अपने दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। कोमल को अपना पूरा वजूद बर्फ के बुत में तब्दील होता महसूस हो रहा था। वो अब बच्चों की तरह रो रहे थे। तुम क्या कह रहे हो? शबाना आपी ने बेयकीनी से पूछा। उनके पूरे वजूद को जैसे करंट लगा था।
वो पलकें झपकाए बगैर राफे को देख रही थी। उनके चेहरे पर दुख, हैरत और तकलीफ मतरशा थी। जिन दिनों मेरा एक्सीडेंट हुआ था उन्हीं दिनों बासित के इसरार पर मैंने अपने टेस्ट भी करवाए थे, और जब रिपोर्ट्स सामने आई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हमने काफी जगहों से पता करवाया, लेकिन हर जगह से बस एक ही जवाब मिला। वो शिकस्त खोर्दगी के आलम में बोल रहे थे। तुमने कोमल को बताया? शबाना आपी मध्यम से लहजे में पूछ रही थी। बाहर खड़ी कोमल को अपने हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। वो खुश्क और खाली आंखों से सामने टीवी लाउंज को देखती रही। उसे लगा जैसे ये सारा मंजर एक भयानक ख्वाब का सा हो। मैंने उसे नहीं बताया, मुझे डर है कि अब वो कहीं मुझे छोड़ न दे। राफे के लहजे में अजीब सा खौफ था। नहीं, कोमल ऐसा नहीं करेगी, उसे तुमसे बहुत मोहब्बत है, फरजाना बाजी पहली दफा बोली थी। मैं जानता हूँ, लेकिन राफे का बेख्तियार दिल भर आया। शबाना आपी के हाथ से गिलास लेकर कुछ कहे बगैर होंठों से लगा लिया। बाहर खड़ी कोमल को यूं लगा जैसे पूरे घर की छत उस पर आन पड़ी हो। उसने बेख्तियार दीवार को पकड़ा और ऊपर छत पर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसे यूं लग रहा था जैसे उसकी टांगों से जान निकल रही हो। ऊपर छत खाली और सुनसान थी। शायद बच्चे चांद देखने के बाद लॉन की साइड पर निकल गए थे। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। भीगी आंखों से उसने ईद के चांद को देखा। उसे वो बिल्कुल अपनी तरह उदास और तन्हा महसूस हुआ। वो काफी देर तक रोती रही और आधे घंटे के बाद उसका दिल खासा हल्का और पुरसुकून हो चुका था। ताजा हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया तो उसने तमानियत का खुशगवार एहसास बख्शा। सीढ़ियां उतरते हुए वो एक फैसले पर पहुंच चुकी थी। उसने सोचा कि राफे जो उससे मोहब्बत का दावा करते हैं, उनसे ज्यादा तो फरजाना बाजी उसे जानती हैं। उन्होंने कितने पुरएतमाद लहजे में उसकी फेवर की थी। सीढ़ियां उतरते हुए उसे अपना दिल बहुत खाली महसूस हो रहा था, और उसे लग रहा था कि इस खाली दिल के साथ ही अब सारी जिंदगी राफे के साथ गुजारनी थी, क्योंकि उसके अंदर तन्हा चांद बनने का हौसला नहीं था, क्योंकि वो एक औरत भी तो थी। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।